आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। अपना दल के संस्थापक, दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, हाशिए पर पड़े हुए समाज के हक, हकूक, सम्मान और भागीदारी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले युग पुरुष, सामाजिक न्याय की विचारधारा का झंडा बुलंद करने वाले कमजोर वर्गों के शक्तिपुंज, शक्ति स्तंभ, यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल के परिनिर्वाण दिवस पर आज आप सभी स्नेही जन, प्रबुद्ध जन, विद्वत जन, पार्टी की विचारधारा के समर्थक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हर वो शख्सियत जो स्वयं को यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के विचारों से, उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ महसूस करती है, आप सभी लोग जो आज के इस पुनीत अवसर पर फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझसे जुड़े हैं, मैं सभी को हृदयपूर्वक साधुवाद व्यक्त करती हूँ, आपको आभार व्यक्त करती हूँ, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। आज का दिन हम सभी के लिए जो अपने आप को यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल के करीब मानते आए हैं, जो उनकी विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, हम सभी लोगों के लिए ये व्यक्तिगत क्षति का दिन है। आज का दिन हम सबके मन में बहुत पीड़ा उत्पन्न करता है, क्योंकि आज के दिन ठीक 11 वर्ष पूर्व 17 अक्टूबर 2009 को हमने अपने उस शक्तिपुंज को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। आज वो सशरीर हमारे बीच में नहीं है, किंतु इतना मैं अपने हृदय से मानती हूँ कि उनकी संघर्षमय जीवन यात्रा सदैव हमें एक विचार के रूप में प्रेरित करती आई है, प्रेरित कर रही है, प्रेरित करती रहेगी। और आप समस्त जन जो आज के इस अवसर पर मुझसे जुड़े हैं, हम सब की ओर से मैं हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे युग पुरुष यशाकाई बोधिसत्व डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल को कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनका पुण्य स्मरण करते हुए उनको आदर पूर्वक अपनी भावांजलि व्यक्त करती हूँ। मेरे साथियों, यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का असामयिक निधन हम सब के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ऐसा एहसास हमें हर क्षण होता है, और ऐसा एहसास हमें क्यों होता है, इसके लिए उनके महात्म्य को, उनके व्यक्तित्व को, उनके व्यक्तित्व की विशालता को जानने का आज ये एक अवसर है हम सबके पास। उनके जीवन काल में चूंकि बहुत प्रवास करते थे, बहुत भ्रमण करते थे, भारत का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां दबे कुचले वर्ग के लोग निवास करते हो और यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी वहां पहुंचे ना हो। लोगों से जो आत्मीयता का रिश्ता उन्होंने बनाया, वो अपने आप में अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। उसकी जितनी भी चर्चा मैं करूं कम ही होगी। न जाने कितने अनगिनत लोगों ने उन्हें अपने अपने नजर से जाना, समझा,
करीब से, दूर से देखकर, मिलकर। लेकिन इन चंद शब्दों में यदि मैं उनके व्यक्तित्व को उकेरने का प्रयास करूं, तो उनके चरित्र में कुछ अनुकरणीय अलंकरण देखने को जरूर मिलते हैं। डॉक्टर साहब की विशेषताओं, डॉक्टर साहब की खासियत पर हम दिन भर चर्चा कर सकते हैं। उनके व्यक्तित्व में इतनी विशालता थी, उनके अंदर इतना महात्म्य था। एक ऐसे व्यक्ति जो अपने आप में कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता, कर्मठता के जीते जागते स्वरूप थे, जिनकी ओजस्वी वाणी, जिनकी स्पष्टवादिता लोगों का मन मोह लेती थी, और अदम्य साहस, निर्भीकता जो उनके व्यक्तित्व में, उनके हर शब्द में, उनके व्यवहार में झलकती थी। उनका सांगठनिक कौशल, लोगों को जोड़ने की क्षमता, उनकी धारा प्रभा भाषा शैली, मैं जितना भी कहूं शायद कम ही होगा। एक दूरदर्शी राजनेता, जिनके हृदय की उदारता की जितनी भी व्याख्या की जाए वो सदैव कम ही होगी। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के प्रति उनके हृदय की उदारता के अनेक उदाहरण हैं, जो उन तमाम लोगों के मुख से चलते फिरते सुनने को मिलते हैं, जो कभी यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल जी पटेल के संपर्क में आए और उनके मिशन के लिए उनका संकल्प, उनकी प्रतिबद्धता, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सन 1999 की वो हृदय विदारक घटना, जब यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी लोकसभा चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, उनकी नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे, और उस दौरान पुलिस के द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी और उनके साथ न जाने कितने अनगिनत कार्यकर्ता और पुराने साथी घायल हुए। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को स्वयं जेल में ठूसकर उन्हें तमाम किस्म की यातनाएं दी गई, बीड़ी सिगरेट से जलाया गया, लाठियों को बरसाया गया, उनके शरीर में न जाने कितने फ्रैक्चर हुए, कितने दिनों तक उनका इलाज नहीं हुआ, उनको जाति सूचक गालियां देकर अपमानित किया गया, जैसे वो कोई अपराधी हो। समाज के हक के लिए, दबे कुचलों के सम्मान के लिए लड़ने वाले अति ओजस्वी राजनेता, उनके साथ ऐसा सलूक हुआ। उसके बाद भी यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कभी हार नहीं मानी। अपने मिशन के लिए उनकी प्रतिबद्धता इतनी अधिक थी कि शरीर में तमाम लोहा लेकर भी वो अपने मिशन के लिए अपना जीवन समर्पित करते करते हम सबको अलविदा कह गए। उनके व्यक्तित्व में हम जितना जानेंगे कम ही होगा, लेकिन निश्चित रूप से उनके चरित्र के ये अनुकरणीय अलंकरण है, और यही कारण है कि उन्होंने समाज में, हम सबके हृदय में, मन मस्तिष्क में अपना एक अमिट स्थान बनाया। आज उनके जाने के 11 वर्षों बाद भी हम सभी उनके अनुयायी के रूप में उनको अपना पथ प्रदर्शक मानकर निरंतर जो केसरिया नीला ध्वज वो हमारे हाथों में पकड़ा कर गए हैं, उसको लेकर बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनके सपनों पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर मैं उनके व्यक्तित्व की खूबियों को सार में कहूँ तो दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए समाज के लिए शक्तिपुंज, शक्ति स्तंभ, क्योंकि ऐसा वर्ग उन्हें देखकर हिम्मत प्राप्त करता था, उनसे प्रेरणा लेता था।
पूरा जीवन उन्होंने सामाजिक न्याय की विचारधारा को सींचने का, कोसने का काम किया। क्या हम उस विचारधारा को समझते हैं? आखिर क्या है सामाजिक न्याय? बड़े सरल शब्दों में यदि मैं आपसे कहूं तो किसी भी व्यक्ति ने यदि जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के वर्चस्व के कारण, वो वर्चस्व जाति आधारित हो, नस्ल आधारित हो, भाषा या क्षेत्र आधारित हो, शारीरिक संरचना आधारित हो, किसी भी प्रकार के वर्चस्व के कारण यदि किसी अन्याय को झेला है, किसी वंचना को झेला है, तो ऐसे व्यक्ति को न्याय सुनिश्चित कराना ही सामाजिक न्याय है। और यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने सदैव इस विचारधारा का झंडा ढोने का काम किया है, इस चिंतन धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। सामाजिक न्याय की विचारधारा विशेषाधिकार आधारित किसी भी प्रकार के योग्यतावाद के विरुद्ध एक निरंतर युद्ध है और मानवतावाद इस युद्ध का स्थायी भाव है। जीवन के हर क्षेत्र में सामाजिक न्याय दो महत्वपूर्ण स्तंभों की बात करता है। पहला है समान अवसर की उपलब्धता और दूसरा है सामाजिक विविधता, सोशल डाइवर्सिटी। यही इस युद्ध के अस्त्र शस्त्र हैं। और जब हम सभी प्रकार के भेदभाव से रहित समाज का निर्माण करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, तो यही सामाजिक न्याय की विचारधारा को फलीभूत करता है। यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने ऐसे ही समाज की कल्पना की थी जो सभी प्रकार के भेदभाव से रहित हो। और इसी सपने को पूरा करने के लिए, इसी कल्पना को हकीकत में बदलने के लिए 4 नवंबर सन 1995 को अपना दल का गठन किया। कोल्हापुर नरेश छत्रपति शाहू जी महाराज के विचारों से प्रभावित हुए, जिन्होंने सबसे पहले अपने राज्य कोल्हापुर में सन 1902 में अपने शासन और प्रशासन की व्यवस्था में दबे कुचले वर्ग से आने वाले लोगों को 50% के प्रतिभागिता आरक्षण की व्यवस्था की घोषणा की थी, उसे लागू किया था। और उस वक्त उनके इस निर्णय का बहुत विरोध भी हुआ था, लेकिन उन्होंने इस बदलाव को लाने के लिए संकल्प लिया और उसको करके दिखाया। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी जिम्मेदारी। संख्या के आधार पर भागीदारी, ये सोच छत्रपति शाहू जी महाराज ने हमें दी, जिसे लेकर यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने अपना दल को आगे बढ़ाया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमेशा कहा कि देश में हमने आज़ादी को प्राप्त किया, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की, हर व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार है और हर व्यक्ति के वोट का एक ही मूल्य है। किंतु लोकतंत्र सही मानों में तभी परिपूर्ण होगा जब राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। सामाजिक रूप से जो गैर बराबरी है, भेदभाव है, आर्थिक रूप से जो गैर बराबरी और भेदभाव है, हम उसको समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो छत्रपति शाहू जी महाराज के विचारों में, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों में समान अवसर की उपलब्धता और सामाजिक विविधता, यानी समाज के हर वर्ग को संख्या के आधार पर भागीदारी, हिस्सेदारी, सभी का प्रतिनिधित्व और सभी को सामाजिक रूप से बराबरी, आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार के भेदभाव रहित समाज की संरचना, यही सामाजिक न्याय है। ऐसे महापुरुषों ने हमें यही विचार दिया है, जिनको लेकर यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने आगे बढ़ने का काम किया। और आज उनके बताए पद चिन्हों पर चलते हुए हमने उत्तर प्रदेश राज्य के सदन से लेकर देश की संसद तक अपना दल की भागीदारी सुनिश्चित कराई है। तो हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग अपना दल की ओर से रखी है, प्रमुखता से रखी है।
भारत की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय अलग से गठित किया जाए, इस मांग को हमने रखा है। और एक बहुत बड़ा विषय है कि देश में संविधान लागू हुआ तब से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 22.5% के आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। 90 के दशक में मंडल कमीशन आने के उपरांत देश की पिछड़ी जातियों को 27% के आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि जो हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं या जो हमारा रोजगार की व्यवस्था है उसमें इतनी प्रतिभागिता होनी चाहिए। किंतु इतने वर्षों से संविधान में ये व्यवस्थाएं सुनिश्चित होने के उपरांत भी आज भी यदि आप आंकड़े निकाल कर देखें तो ना तो अनुसूचित जाति जनजाति की भागीदारी 22.5% सुनिश्चित हो पाई है, ना पिछड़े वर्गों की भागीदारी 27% सुनिश्चित हो पाई है। और बैकलॉग वैकेंसी निरंतर हर साल बढ़ती ही चली जा रही है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एक मजाक से ज्यादा आज कुछ नहीं रह गई। एलिजिबल कैंडिडेट नॉट फाउंड कहकर बैकलॉग वैकेंसीज लगातार बढ़ती जा रही है। हमने इस विषय को मजबूती से देश की संसद में उठाया कि गंभीरता पूर्वक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाकर जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं उनको पूरा किया जाए। दलित पिछड़े समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, उनमें योग्यताओं का, क्षमताओं का, प्रतिभा का कोई अभाव नहीं है। और संविधान के तहत यदि व्यवस्था है कि उनकी भागीदारी शैक्षणिक व्यवस्था में, रोजगार की व्यवस्था में होनी चाहिए तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी तमाम सरकारों की है। इन मांगों को हम निरंतर उठाते आए हैं। न्यायपालिका जो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है उसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी क्या न्यायाधीशों के पद पर कहीं नजर आते हैं? क्या सामाजिक विविधता हमारी न्यायपालिका में देखने को मिलती है? नहीं मिलती। इसलिए हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन की मांग करते हैं कि सामान्य परिवारों से आने वाले व्यक्तियों को भी न्यायिक सेवाओं में जाने का अवसर मिले। इतना ही नहीं, समय समय पर हमने कभी 13 पॉइंट रोस्टर को हटाकर 200 पॉइंट के रोस्टर को पुनः लागू करने से लेकर MBBS और PG के एडमिशन्स में पिछड़ी जाति के कैंडिडेट को आरक्षण का लाभ देने संबंधी मांग को उठाया। और आज राज्यों की जो तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, अभी आपने देखा UPSC की परीक्षा है, एक बड़ी विचलित कर देने वाली प्रक्रिया सामने आ रही है कि SC, ST, OBC के अभ्यर्थी उन्हें इन परीक्षाओं को, प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग के प्रतियोगी छात्रों से अधिक कट ऑफ अंक लाने पड़ रहे हैं। ये तो आरक्षण की पूरी अवधारणा को ही खत्म कर देता है। इसलिए क्योंकि आरक्षण रूपी संरक्षण की व्यवस्था इसलिए दी गई कि हजारों वर्षों से जो लोग हाशिए पर पड़े हुए हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों, उनको आरक्षण रूपी संरक्षण इसलिए प्रदान किया गया कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ने का, विकास की मुख्य धारा में जुड़ने का, समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिले। किंतु आज प्रतियोगी परीक्षाओं का जो आलम है कि SC, ST, OBC के अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग से ज्यादा कट ऑफ अंक लाने पड़ रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और बहुत बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। इन सारे विषयों को हम लगातार उठा रहे हैं। UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नतीजे जब सामने आए तो ये देखने को मिला, जो आश्चर्यचकित करने वाली बात है, लेकिन तमाम राज्यों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यही हो रहा है। एक बहुत गंभीर विषय है, चिंतन का विषय है। अपना दल निरंतर इन विषयों की बात करता है। हमने यशाकार डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सपने को पूरा करने का ठाना है। उनके सपना था सभी प्रकार के भेदभाव रहित समाज की स्थापना। तो आखिर उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए?
उसको हकीकत में तब्दील कैसे किया जाए, ये समझने की आवश्यकता है। और इसका एक ही मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र सिर्फ 2 पंक्तियों में मैं आपको बताऊंगी। तो मूल मंत्र है कि मुट्ठी में जो शक्ति है वो उंगलियों में नहीं, और रस्सी में जो शक्ति है वो धागों में नहीं, यानी संगठन ही शक्ति है। और मानव जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति का आधार ही संगठन है, और किसी भी मिशन की भावपूर्ण ढंग से पूर्ति संगठन के माध्यम से ही संभव है। संगठन ही विकास की कुंजी है, संगठन ही समस्याओं के समाधान का उचित मार्ग है। इसलिए आज के इस पुनीत अवसर पर मैं यशाताई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सभी अनुयायियों से यही अपील करना चाहती हूँ कि यदि आप सच में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो उनके सपने को पूरा करने का प्रयास करना है। हमें संगठन की शक्ति को पहचानना है, अपना दल की विचारधारा को लेकर घर घर जाना है, पार्टी के प्रति निष्ठा और कर्मठता से कार्य करना है, और कार्य करने के साथ साथ हमें स्वयं अपने किए गए कार्यों की कठोरता से समीक्षा भी करनी है। हमें स्वयं ये आकलन करने की क्षमता विकसित करनी है कि पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से हमने कितना न्याय किया। मैं अपने सभी साथियों के साथ निरंतर वर्चुअल बैठकों में रोज किसी न किसी जिले के कार्यकर्ताओं से जुड़ती हूँ, और मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि रोज स्वयं से प्रश्न कीजिए, आज मैंने पार्टी के लिए क्या किया, और बार बार ये प्रश्न करिए कि आखिर मैंने संगठन की मजबूती के लिए क्या योगदान दिया। यदि मैंने एक नए साथी को भी जोड़ा अपनी विचारधारा से प्रभावित करके, तो मैंने अपनी पार्टी के साथ, अपने संगठन के साथ न्याय किया, अपने दायित्व के साथ न्याय किया। बार बार मैं अपने सभी साथियों से यही अपील करती हूँ, यही निवेदन करती हूँ। और मैं आज भी आप सबसे कहना चाहती हूँ कि संगठन की शक्ति को पहचानिए, रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ हमें कार्य करने की जरूरत है। और जब मैं कहती हूँ रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाइए, तो मैं आपसे विशेष तौर से कहना चाहती हूँ कि संगठन में हम सबसे पहले अपने कार्यों की समीक्षा करें, तदुपरांत हम अपने दूसरे भाइयों और बहनों और साथियों के कार्यों की समीक्षा करें, और हमेशा हम जब भी समीक्षा करें, विशेष तौर से जब हम आलोचना करें, तो वो आलोचना सकारात्मक ही होनी चाहिए। सकारात्मक आलोचना यानी संतुलित दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के गुण या दोषों की चर्चा करना, उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करना। मैं ये नहीं कहती कि हमें आपस में संवाद करके एक दूसरे के कार्यशैली पर, एक दूसरे के किए गए कार्यों के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, किंतु हम जब समीक्षा करें, हम जब मूल्यांकन करें, तो हमारा दृष्टिकोण सृजनात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। यानी हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना या उसके मनोबल को गिराना नहीं होना चाहिए, अपितु हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी समीक्षा या हमारी आलोचना के माध्यम से यदि उस व्यक्ति की कार्यशैली और अधिक प्रभावशाली बन सकती है, यदि ये हमारी नियत है, ये हमारी मंशा है, तो निश्चित रूप से ये सकारात्मक है। और मैं तो कहूँगी कि एक कदम और आगे बढ़िए, संगठन में अपने साथियों की प्रशंसा करिए, अपने साथियों के सद्गुणों की चर्चा करिए, अपने साथियों की विशेषताओं का व्याख्यान कीजिए, अपने साथियों को प्रोत्साहित करिए,
जब हम अच्छी वाणी बोलते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और एक सकारात्मक माहौल बनता है। और मैं तो चाहती हूँ कि एक सकारात्मक वातावरण में समूह भावना के साथ आप सभी कार्य करें। और जब हम सकारात्मक ऊर्जा के साथ एक सृजनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आपस की ये जो मुट्ठी है इसकी ताकत कई गुना बढ़ेगी। मुट्ठी में बिखराव नहीं होगा, उंगलियां अलग अलग नहीं होंगी। एक दूसरे के प्रति प्रशंसा, प्रोत्साहन और सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यंत अनिवार्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी साथी, मेरे जितने भी साथी आज मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं सभी साथियों से ये उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इस अपना दल को एक बड़ा आकार देने में मेरी मदद करेंगे, मेरा साथ देंगे, मेरा सहयोग करेंगे और हम सब मिलकर इस अपना दल को बहुत बड़ा आकार दे सकते हैं। आइए हम सब ये प्रयास करते हैं कि सपना दल के स्वरूप को हम गुजरते हुए हर क्षण के साथ और भी अधिक विशाल बनाएं, और भी अधिक आकर्षक बनाएं। हम सब मिलकर करेंगे तो ये बिल्कुल संभव होगा, किंतु इसके लिए हमें परिश्रम करना होगा और अपने किए गए कार्यों की, फिर से कहती हूँ, कठोरता से समीक्षा करनी होगी। तो परिश्रम और कठोर समीक्षा और साथ में अपने साथियों की प्रशंसा, प्रोत्साहन और सकारात्मक आलोचना, ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण बनाएंगे और हम यशाकारी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सपनों को पूरा करने में सफल होंगे। मैं एक संस्कृत का श्लोक कहना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ आपके बीच में। उद्यमे नैर्सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथा, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक भूखे शेर के मुख में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता, अपितु शेर को भी शिकार करने का परिश्रम करना पड़ता है। तो जब हमने एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है कि सभी प्रकार के भेदभाव रहित समाज की हमें संरचना करनी है, सभी वर्गों के लिए समान अवसरों की उपलब्धता वाली व्यवस्था को बनाना है, सभी वर्गों की भागीदारी, प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवाज़ उठानी है, सभी का कल्याण हो, इस भावना से आगे बढ़ना है। तो हम सबको सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि अपनी उस सोच को क्रियान्वित करने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम से ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी और लक्ष्य का साधन, लक्ष्य का माध्यम हमारा संगठन है। और संगठन अच्छा बने इसके लिए जो 3 बातें मैंने आपसे कही, आप उसका ख्याल रखें। आज के इस अवसर पर मैं एक अंतिम बात और आपसे कहना चाहूँगी। साथियों, हम एक बहुत लंबे समय से, पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना रूपी संकट से जूझ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि अब ये शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि बहुत हो गया कोरोना कोरोना। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। कोरोना के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी 1-2 दिन पहले ही ये कहा कि सर्दियों के मौसम में कोरोना का संक्रमण और तेज़ी से बढ़ेगा और कोरोना की वैक्सीन अगले साल आने की उम्मीद है, अगले साल के पहले क्वार्टर तक आने की उम्मीद है। वैक्सीन को तमाम सोर्सेस से प्रोक्योर करने की, प्राप्त करने की
जो कोशिश है भारत सरकार के द्वारा जारी है। और जब वैक्सीन आ भी जाएगी तब भी ये बहुत बड़ा विषय होगा, क्योंकि भारत की आबादी बहुत बड़ी है, 130 करोड़ भारतीय हैं। तो पहले वैक्सीन किसको दी जाए? जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको दी जाए, छोटे बच्चे हैं उनको दी जाए, बुजुर्गों को दी जाए, किसको दी जाए? तो ये भी एक बड़ा विषय रहेगा। तो हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन उपलब्ध हो सके, इसमें अभी समय लगना है। इसलिए बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए, अब ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में सर्दी बढ़नी है तो कोरोना का संक्रमण भी बढ़ना है। और अभी दो प्रमुख त्योहार भी हैं। विजयादशमी का त्योहार है, दशहरे का त्योहार है, और फिर कुछ दिनों बाद दीपावली का पर्व है, दीपों का उत्सव है। और जाहिर सी बात है, त्योहारों के दौरान हम आपस में मिलेंगे जुलेंगे, हर्षोल्लास से खुशियां मनाएंगे। मेरा आप सब से हाथ जोड़कर यही निवेदन है, यही अपील है, आप सुरक्षित तो परिवार सुरक्षित, परिवार सुरक्षित तो समाज सुरक्षित, समाज सुरक्षित तो देश सुरक्षित, देश सुरक्षित तो दुनिया सुरक्षित। इसलिए आने वाली इन सर्दियों के मौसम में कोरोना के संक्रमण से बचना है, त्योहारों को मनाना है, खुशियां बांटनी है, लेकिन सारी सतर्कता के साथ। यानी 3 महत्वपूर्ण बातें, हम सभी को मास्क पहनकर रखना है, किसी भी कीमत पर आप मास्क के बिना घर से बाहर नहीं निकले। दूसरी बात, 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हाथों की साफ सफाई, निरंतर बार बार नियमित रूप से हाथों को धोने का काम करना है। तो 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है, मास्क पहनकर रखना है और हाथों की साफ सफाई पर ध्यान देना है। स्वयं को, परिवार को, समाज को, देश को, दुनिया को, सबको कोरोना से सुरक्षित रखना है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है, हमको सारे एहतियात का पालन करना है। आज के इस अवसर पर आप सब मुझसे जुड़े, मैं पुनः हृदयपूर्वक आप सभी को साधुवाद देना चाहती हूँ। और आज सभी स्नेही जन, सभी विशिष्ट जन, सभी विद्वत जन, सभी प्रबुद्ध जन, सभी कार्यकर्ता, सभी शुभचिंतक, सभी पदाधिकारी, सभी समर्थक, सबकी तरफ से मैं एक बार फिर से यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को कोटिशा नमन करती हूँ। और आज की इस बातचीत को, इस संवाद को हम यही समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।